गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी एक बार दोपहर का नमस्कार कर दिया जाए। हम लोग इस समय कौन सा काल पढ़ रहे हैं? गुप्त काल। बट ये गुप्त तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग सामने हैं आपके, ठीक है। और अब तक क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने कवर किया? पाषाण काल, नाम सुना लग रहा है क्या? कितने हिस्सों में था बटा हुआ ये? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। आप लोगों को भी सुना लग रहा है ना? श्योर ना? ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ध्यान है सभी को? ठीक है। इसके भी सभी एस्पेक्ट को हम कवर कर चुके हैं। यहीं पर हम लोगों ने संस्कृति और विरासत की बात भी की थी, बट फिर एक बार बात करेंगे जब गुप्त काल कंप्लीट करेंगे तो, ठीक है। ताम्रपाषाण काल कहने के लिए टॉपिक है, बट ये कोई टॉपिक है नहीं आज सच। फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहां भी नोट कर लिया था। तीनों का आधार क्या है? पुरातात्विक स्रोत। हम कोई भी पुरातात्विक स्रोत, हम कोई भी काल पढ़ते हैं तो स्रोत के आधार पर पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था? वैदिक काल, ठीक है। और यहां से हमें साहित्य और पुरातत्व दोनों का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। जब साहित्य का हेल्प मिलता है हमें, तो बेहतर तरीके से हम किसी काल को समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, ठीक। वैदिक काल के बाद आपको याद होगा तो हमने बुद्ध काल या महाजनपद काल या सूत्र काल, ऐसे करके हमने नाम, यहां पर भी राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, जब हम यहां धर्म की बात कर रहे थे तो बौद्ध और जैन धर्म को कंप्लीट विस्तार से हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ गए थे मौर्य काल पे, इस चर्चा करते करते मौर्य काल पे आ गए थे। और फिर सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी के बीच में, जिसे हम मरुत्तर काल भी कहते हैं, इसके भी सभी पहलू पे आपसे बातचीत हो गई। इस समय चर्चा चल रही है आपसे गुप्त काल पे, काफी कुछ कवर हो जाएगा। गुप्तोत्तर काल भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लेगा वो भी। और फिर एक पूर्व मध्यकाल, यानी टोटल हमने कहा 10 हिस्सों में 750 गुप्तोत्तर काल तक भी हम रोक सकते हैं बहुत आराम से। फिर पूर्व मध्यकाल एक अलग हो जाता है। और फिर 1200 ईस्वी से सल्तनत काल या मध्यकाल के बारे में हम, जब दिल्ली सल्तनत है, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह की कहानी वहां से चली आती है, पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी गुप्त काल में जब हम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कुछ बेसिक जानकारी हम लोग अभी कवर कर रहे हैं यहाँ के बारे में। और बेसिक जानकारी में जैसे राजनीतिक परिचय चल रहा था अभी यहाँ का, मौर्य और गुप्त काल में थोड़ा राजनीतिक परिचय हमें पढ़ना होता है, थोड़ा वंशावली का भी ध्यान देना होता है। आपने देखा होगा कुछ शासकों का क्रम, ठीक है, जैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है। ऐसे करके पूरा एक क्रम हमने यहाँ पे देखा। और लास्ट में अंतिम शासक, वैसे तो बहुत सारे शासक हैं, अंतिम शासक विष्णुगुप्त का हमने उल्लेख किया, राजनीति की बात करते हैं। वंशावली हमने बताया था, आपको शुरू में याद होगा कि जब हम राजनीति पढ़ते हैं तो वंशावली, प्रशासन, उत्थान, पतन, युद्ध, राजनीतिक इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी इतिहास के जो मेन पहलू होते हैं वो स्ट्रक्चर आपको तो बता दिए गए थे। उसी धरते पे जो जानकारी होती है उसको हम पढ़ते रहते हैं। राजनीतिक इतिहास में केवल एक जगह अलग से मेंस को हमने ध्यान रखा है, वो सम्राट अशोक। वरना राजनीतिक इतिहास में कहीं भी मेंस हमारा कंसर्न नहीं है, बस आपको कालखंड की समझ हो जाए, कुछ कुछ बातों की समझ हो जाए, कभी इंट्रोडक्शन देने में, कंक्लूजन देने में काम आएगा आपको। अदरवाइज मेंस में उसका रोल नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में राजनीतिक इतिहास से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास के प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न होते हैं और मुख्य परीक्षा में भी, दोनों जगह उसका रोल है, ठीक है। ये कई बार आपको बताएगा, फिर एक बार मैंने रिपीट कर दिया कि आपको ये ध्यान, जो शुरू से क्लास को फॉलो कर रहे हैं उन्हें इस बात की समझ होगी, हो जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्लास लेक्चर जो वीडियो के रूप में होगा आपके पास, उसमें देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सारी बातें मैंने बताई हैं। अब इसी में कल हम लोग प्रशासन की बात कर रहे थे। आमतौर पर हम जब भी बात करते हैं प्रशासन की, तो केंद्र की बात करते हैं, ठीक है, प्रांत की बात करते हैं और स्थानीय शासन। और केंद्र की जब भी बात होती है तो शासक की चर्चा हो जाएगी, अधिकारियों की चर्चा होगी, राजस्व की चर्चा होगी, न्याय की चर्चा होगी, सेना की चर्चा होगी। इसका भी एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर पे हम बात, मौर्यों की बात हम पहले कर चुके हैं, स्ट्रक्चर पे हम सिस्टमैटिक इस तरह से आप देखोगे प्रशासन के बारे में चर्चा आपको मिलनी शुरू होगी दिल्ली सल्तनत और उसके बाद, ठीक है। एक सिस्टमैटिक आपको प्रशासन दिखेगा आपको। बट मौर्यों का प्रशासन भी बहुत ऑर्गेनाइज माना जाता है उस समय के हिसाब से, तो उसका स्ट्रक्चर था। प्राचीन भारत में प्रशासन की बात की जाए तो मौर्य काल जो है वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों पर खुद कौटिल्य है उस दौर में। तो जब भी गुप्तों का प्रशासन पढ़ते हैं तो किसी भी किताब में स्वाभाविक रूप से मौर्यों से उसकी तुलना होने लगती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है। क्योंकि गुप्त काल से पहले आप कुषाण काल, सातवाहन, किसकी तुलना करोगे आप? क्योंकि उस तरह का तो बड़ा साम्राज्य कुषाणों का था भी, तो भारत से बाहर बहुत बड़ा हिस्सा था। तो भारतीय इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो मौर्यों का व्यवस्थित प्रशासन, तो ऑब्वियसली गुप्तों की बात होनी शुरू हो जाती है। और जब हम प्रशासन की बात कर रहे थे यहाँ पे, आपको याद होगा, तो केंद्रीय प्रशासन पर बातचीत जारी है हमारी, है ना? याद है सभी को? केंद्रीय प्रशासन पर बात कर रहे थे हम। सर्वे सर्वा कौन होगा? तो राजा। कहने का मतलब ये मुख्य न्यायाधीश भी है, मुख्य सेनापति भी है, सब किसी को नौकरी देनी हो, नौकरी से हटानी हो, ट्रांसफर करना हो, प्रमोशन देना, सब पावर। जैसे आजकल सब कानून बना के सब सिस्टम बनाया गया आज मॉडर्न एरा में, उस समय राजा सर्वे सर्वा होता था। अब राजा चूंकि बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहा है, इसके बाद इसको लेकर ये अनुमान लगाया जाता है कि मान लो जैसे ये पूरा भारत इलाका हो सपोज दैट, तो कुछ हिस्सों पे इनका सीधे शासन है जहां अपने अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, हटाते हैं, और बाकी हिस्सों पे अधीनस्थ शासक है जो इनकी अधीनता को स्वीकार। अच्छा, एक बार में तो संभव है नहीं, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त, सबने कुछ ना कुछ अभियान किए, साम्राज्य का विस्तार किया। ओवरऑल देखा जाए उत्तर भारत में मान के चलो, बंगाल से लेकर के गुजरात तक, हरियाणा, कुछ समय पंजाब वगैरह भी कभी हो सकते हैं नियंत्रण रहा, पर पंजाब की चर्चा नहीं मिलती है। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र प्रत्यक्ष नियंत्रण, तो गुप्तों का कहां प्रत्यक्ष शासन रहा? तो देख करके लग जाता है कि मौर्यों की तुलना में प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र इनका काफी कम था, ठीक। एक कॉन्सेप्ट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। राजा के लिए शासन तो करेगा नहीं, उसके साथ उसको अधिकारी चाहिए। मौर्य काल में आपको याद होगा तो तीर्थ या महामात्र या आमात्य, 18 तीर्थ में समाहर्ता, सन्निधता का उल्लेख मैंने किया था। 27 अध्यक्ष, पीताध्यक्ष है, अकाराध्यक्ष है, लक्षणाध्यक्ष है, जो भी विविधाध्यक्ष है, कुप्याध्यक्ष है, दो चार लिखा है, ज्यादा तो लिखा नहीं था हमने। अपने केजीएस वाले मैटर में सब नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। कहीं भी हम रिसर्च हमने बताया, तथ्यों को लेकर तथ्यों का कहीं कोई अंत नहीं है, ठीक है। सोचो ना, जिस इतिहास का स्रोत ही पुराण है, 18 पुराण है, जिस इतिहास का स्रोत वेद है, 4 वेद है, इतने सारे ब्राह्मण है, उपनिषद है, जीवन कम पड़ जाएगा पढ़ने में। तो उसमें क्या होता है, एग्जाम को कैसे मैनेज किया जाता है, एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रख करके कोई बात, इसका बहुत अच्छा आधार होता है कोई अच्छी किताब हो और जो क्वेश्चन पेपर हो। क्वेश्चन पेपर की समझ आपको तब बनेगी जब पूरा सिलेबस आप एक बार समझ जाए, और तब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ। और एक आधा किताब, जैसे रामचंद्र शर्मा की किताब आपने पढ़ ली हो,
क्लास फोर्स कमांड करने के बाद ही, नहीं तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये भी क्लियर है। क्लास फोर्स कमांड नहीं है तो नहीं पढ़नी, क्लास फोर्स दोबारा सुन लीजिए, तीसरी बार सुन लीजिए आप, ठीक है। तो अधिकारी की बात की गई, वहां पे हमने अभी रखा आपके सामने कि अधिकारी की संख्या मौजों की तुलना में कम है, एक ही व्यक्ति कई पदों को धारण कर रहा है, या तो योग्य लोग नहीं होंगे या राजा थोड़ा कमजोर पड़ रहा होगा, ये सब संकेत होते हैं, दावे से नहीं कहा जा सकता इसको। और पद वंशानुगत, जैसे कोई एक मंत्री है तो पता चला उसके बाद उसका बेटा भी मंत्री बन रहा है, ये तो आज भी होता है, ठीक है। बट बताता है ना उस परिवार का रसूख बहुत ज्यादा, तो आप उसको मंत्री बना रहे हैं, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो मौर्यों में ऐसा कोई साक्ष्य में नहीं मिलता है, तो ये सब कुछ बदलाव है मौर्यों की तुलना में, समझ में आ रही बात। यहां तक कल मैंने आपको पेन डाउन करा दिया था, राइट डाउन करा दिया था। इसी में कुछ अधिकारियों का नाम अब हम लिखेंगे, लिखें आप, कुछ अधिकारियों का नाम लिख लें आप इसमें। जैसे एक लिख लें आप, संधि विग्राहिक, संधि विग्राहिक, ठीक है। संधि विग्राहिक कहते हैं युद्ध एवं शांति के मंत्री को, ठीक है, युद्ध एवं शांति के मंत्री। ऐसे ही है महाप्रतिहार, ये राजमहल का रक्षक है, राजमहल का रक्षक है। प्रतिहार अंतःपुर का रक्षक है, प्रतिहार अंतःपुर का रक्षक है, इत्यादि कर दीजिएगा, ठीक है। राजस्व, ठीक है, अधिकारियों की बात हमने कुछ कर ली, अब इसके बाद हमारे राजस्व पे अगला पॉइंट लिखा राजस्व के बारे में। देखिए मौर्यों की तुलना में, मौर्यों की तुलना में करों की संख्या कम थी, करों की संख्या कम थी। भू राजस्व आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, भू राजस्व आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, और यह उपज का, यह उपज का 1/6 भाग 1/6 लिया जाता था, कभी कभी 1/4 का भी उल्लेख मिलता है, चौथा हिस्सा का भी, उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था, ठीक। देखिए भू राजस्व को भाग, भू राजस्व को भाग या उद्रंग भी कहते थे, भू राजस्व को भाग या उद्रंग भी कहते थे, उद्रंग, भाग या उद्रंग, ठीक है। ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण नामक, ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी भू राजस्व का संग्रह करता था, ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी भू राजस्व का संग्रह करता था, ठीक है। और भी करों का उल्लेख मिलता है, सीमा शुल्क का, नगर में प्रवेश करने पर चुंगी शुल्क लिया जाता था, लिखने की जरूरत नहीं है, और भी कुछ करों का उल्लेख। तो राजस्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भू राजस्व, ठीक है। नेक्स्ट में लिखें आप, लिखें साम्राज्य विस्तार एवं युद्धों से यह अनुमान लगाया जाता है, युद्धों से अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त शासकों के पास, गुप्त शासकों के पास विशाल सेना रही होगी, ठीक है। संख्या वगैरह के बारे में कहना मुश्किल होता है, बड़ी सेना रहेगी, मौर्यों से तो कम थी, क्षेत्र कम है तो सेना की ज्यादा जरूरत है नहीं, चाहिए होगी। लेकिन सेना में, सेना में घुड़सवार सेना का सर्वाधिक महत्व था, सेना में घुड़सवार सेना का सर्वाधिक महत्व था, ठीक है, घुड़सवार सेना का सर्वाधिक महत्व था, ठीक है। आमतौर पर सेना में एक पैदल सेना होगा, एक हाथी होगा, एक रथ होगा, एक घुड़सवार होगा। मौर्यों के समय तो 4 यूनिट थे ही नहीं है। फिर एक नौ परिवहन विभाग का उल्लेख करता है मेगास्थनीज, और एक रसद विभाग का उल्लेख करता है। मौर्य काल आप याद करिए, ठीक है ना। बस जैसे जब हम पढ़ते जाएं तो थोड़ा बहुत कुछ याद रहना चाहिए, हम बात करें पीछे, तो हम आगे बढ़ना है तो पीछे वाले को थोड़ा संभालते हुए भी आगे, ये पढ़ने का तरीका रखना आपको हमेशा पूरी तैयारी में। आगे बढ़ेंगे तो पुरानी चीजें थोड़ा मिस करेंगे, भूलेंगे, बट कोई बात नहीं है, कोशिश करना है कि ना भूलें और हमें याद रहे, एक ही बार मेहनत करना है। सब चीजें सेटल कर जाती है दिमाग में तो रह जाती है लंबे समय तक। तो 4 तो था ही, अब कुषाणों ने, घुड़सवारी को शकों ने बहुत महत्व दिया, तो गुप्त शासकों के सिक्कों पे घुड़सवार का बहुत सारा मतलब चित्रण है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पीछे वाली परंपरा तो आएगी, उन्हें कवच वगैरह शुरू किया था, शिरस्त्राण शुरू किया था शकों और कुषाणों ने, ठीक है, रक्षा के लिए, तो वो सब टेक्निक उन्होंने भी अपनाया होगा, तो माना जाता है घुड़सवार सेना का अच्छा महत्व रहा होगा। अगला पॉइंट क्या, ठीक है, न्याय के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में गुप्त काल में, गुप्त काल में दीवानी एवं फौजदारी मामलों में, ठीक है, दीवानी एवं फौजदारी मामलों में स्पष्ट तौर पर विभाजन दिखाई पड़ते हैं। क्लैरिटी के साथ है ना, स्पष्ट विभाजन दिखाई पड़ते हैं। ये दीवानी मामला है और ये जैसे कोई चोरी है या डकैती, इस तरह की बातें, ये फौजदारी। बुद्ध काल में शुरू हुआ था, किसको दीवानी माने किसको फौजदारी माने, बट गुप्त काल तक आते आते पूरी तरह से सेटल माना जाता है कि ये दीवानी है और ये फौजदारी है। हिंदू कानून की बात करें हम लोग, तो गुप्त काल तक आते आते हिंदू कानून एक शेप ले चुका था। बाकी सेना है तो उसका प्रमुख राजा, अंतिम रूप से प्रमुख राजा है, न्याय है तो प्रमुख राजा है, हर क्षेत्र का प्रमुख राजा है। महासेनापति नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, सेना का प्रमुख होता है ना। तो केंद्रीय स्तर पर आपको यह स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक। ये हो गया आपका तरह से केंद्र के बारे में जानकारी, ठीक। इसके बाद प्रांत,
प्रांत को ऊपरी कहते थे, प्रांत प्रमुख को, प्रांत को भुक्ति कहते थे और प्रांत प्रमुख को ऊपरिक। ठीक है, प्रांत के लिए शब्द आया है भुक्ति, जैसा प्रांत कहते हैं उसमें भुक्ति कहते थे, और प्रांत प्रमुख को उस समय ऊपरी कहते थे। ये कौन होता था? प्रायः राज परिवार के सदस्य। प्रांतों के प्रमुख कौन होते थे? प्रायः राज परिवार के सदस्य। ठीक है, प्रांत भुक्ति के बाद जिला, डिस्ट्रिक्ट। जिला को क्या कहते थे? विषय। डिस्ट्रिक्ट को कहते थे सब्जेक्ट आज की भाषा में। ठीक है, और जिला के प्रमुख को क्या कहते थे? विषय पति। ठीक है, विषयपति। विषयपति को सहयोग कौन देता था प्रशासन में? तो सहयोग देने वाले थे प्रथम कायस्थ, प्रथम कुलिक, नगर श्रेष्ठी, सार्थवा। विषयपति को सहयोग कौन दे रहे हैं? प्रथम कायस्थ, प्रथम कुलिक, नगर श्रेष्ठी और सार्थवा। ठीक है, प्रथम कायस्थ कौन हो गया वहां पे? शिल्पियों का प्रमुख। प्रथम कायस्थ कौन होगा? शिल्पियों का प्रमुख। ठीक है, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ लिखेंगे लिपिकों का प्रमुख, लिपिक, लिपिकों का प्रमुख। कायस्थ लेखा जोखा रखते थे। कायस्थ एक जाति भी होती है ना, हम लोग के समाज में एक जाति है कायस्थ। उत्तर भारत में आप देखेंगे उसको, आप ज्यादातर यूपी बिहार वगैरह में लाला कहते हैं। ठीक है, कायस्थ को लाला भी कहते हैं। श्रीवास्तव जी, वर्मा जी सब टाइटल लगाते हैं लोग, है ना। इनको जाना जाता है अपने पढ़ाई लिखाई के कारण, मतलब विद्वता के कारण, पढ़ने लिखने के कारण, है ना। ठीक, तो प्रथम कायस्थ थे लिपिकों का प्रमुख। उस समय ना लैंड ग्रांट बहुत दिया जा रहा था, तो वैसे तो पढ़ने पढ़ने का काम ब्राह्मणों का था, बट उस हिसाब से जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। समाज में एक नया वर्ग उभरा जो रिकॉर्ड लिखने पढ़ने लगा। गुप्त काल में पहली बार कायस्थों का उल्लेख मिलता है। ठीक, प्रथम कुलिक हो गया आपका शिल्पियों का प्रमुख। ये शिल्पियों का प्रमुख, जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, क्राफ्ट वाले, उसको शिल्पी कहते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में भी। तो डिस्ट्रिक्ट में जो प्रमुख होता था, उसका बॉस होता था, उसको प्रथम कुलिक कहते थे। ठीक है, नगर श्रेष्ठी कहते थे। नगर श्रेष्ठी की बात करें हम लोग तो ये थे महाजनों का प्रमुख, जो ब्याज पर कारोबार करते थे। ठीक है, जो ब्याज पर कारोबार करते थे। सार्थवा होते थे व्यापारियों का प्रमुख। ठीक है, व्यापारियों का प्रमुख। अब जैसे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसको इन सब से भी मदद लेनी पड़ती है प्रशासन में, और इनके सिक्कों के भी साक्ष्य मिलते हैं। आमतौर पर सिक्के राजा जारी करते हैं, तो अक्सर ये बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्रशासन की पकड़ कमजोर हो रही थी। ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण स्तर पर शासन की जानकारी मिलती है। ठीक, गांव पे आप देखेंगे जैसे महतर, कुटुंबिन। ठीक है, महतर, कुटुंबिन इत्यादि की जानकारी मिलती है। ये सब प्रशासन की देखरेख कर रहे हैं। महतर, कुटुंबिन, ग्रामिक, है ना। 3 4 5 ऐसे नाम मिलते हैं। सबकी भूमिका अलग अलग क्लियर नहीं कि किसकी क्या भूमिका रही होगी। पुरपाल, ठीक है, नगरों में जैसे पुरपाल हैं, तो सबकी भूमिका बहुत क्लियर नहीं है। बट हाँ, गांव के स्तर पे भी कुछ चीजें बहुत क्लियर है। सुरक्षा है, अपराध न हो, ये सब देखरेख का काम अब देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनको सुविधाएं मिलती होंगी राज्य की तरफ से, या तो टैक्स कम देते होंगे, या कुछ कलेक्शन वगैरह करने में हेल्प करते, कुछ हिस्सा इनको मिलता होगा। बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन हाँ, ग्रामीण प्रशासन की भी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, केंद्र, प्रांत, जिला और गांव। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुप्त युगीन प्रशासन। हम लोगों ने क्या क्या देखा गुप्तों के बारे में? वंशावली और गुप्त युगीन प्रशासन। आपको याद है मौर्यों का पतन का कारण याद है सभी को? हमने कहा था आप रीडिंग कर लीजिएगा। वैसे आप जान लीजिए, किसी राजवंश का पतन होता है तो एक कारण होते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है, एक कारण होता है बाहरी आक्रमण, एक कारण होता है अधिकारियों की महत्वाकांक्षा। हमने कहा ये 3 कॉमन कारण होते हैं, मौर्यों पे भी लागू होते हैं और गुप्तों पे भी। गुप्तों का पतन क्यों हुआ तो उसमें भी ये तीनों कारण, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। ठीक, अयोग्य उत्तराधिकारी, अधिकारियों की महत्वाकांक्षा और बाहरी, जैसे हुनों का आक्रमण निरंतर होता गया। स्कंदगुप्त ने तो हुनों का आक्रमण को रोक लिया था, मध्य एशिया के रहने वाले सब खानाबदोश समूह के लोग थे, बट स्कंदगुप्त के बाद उसका आक्रमण नहीं रुका, और गुप्तों के शासन काल में ही हुनों ने पंजाब पे शासन शुरू कर दिया, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था, मालवा पर नियंत्रण कर लिया था, गुप्तों के अंत तक आते आते। ठीक, तो 550 ईस्वी में फिर इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, और फिर उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का फिर एक दौर आएगा। ठीक है, तो यहां नोट करके लिखिए आप जरा, ताकि आगे भी कुछ काम हेल्प मिल जाएगा। लिखें, अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी, अधिकारियों की महत्वाकांक्षा, अधिकारियों की महत्वाकांक्षा एवं बाहरी आक्रमण। उनका आक्रमण मध्य एशिया से, बाहरी आक्रमण ने गुप्त वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, गुप्त वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, गुप्तों के पतन के पश्चात, गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जैसे लिख लेंगे आप, मगध में परवर्ती गुप्त वंश, मगध में परवर्ती गुप्त वंश,
मालवा में यशोधर्मन एक शासक था, ठीक, यशोधर्मन। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में मौखरी वंश, स्थानेश्वर, ये पड़ता है हरियाणा में वर्धन वंश, वर्धन वंश। गुजरात के बल्लभी में मैत्रक वंश, मैत्रक वंश। पंजाब में हूणों का शासन, पंजाब में हूणों का शासन, ठीक है। तो गुप्तों के पतन के बाद क्या हुआ आप देखेंगे, फिर एक बार जहां बंगाल में एक शशांक करके शासक आएगा, बंगाल में एक 7वीं सदी में शशांक नामक शासक को लेकर आगे चल करके, हर्षवर्धन का समकालीन का, ठीक है। तो छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ जाएगा पूरा, कभी किसी की सत्ता कभी किसी की सत्ता। ये जो मौखरी और वर्धन है, यही दोनों का विलय हो जाएगा, मौखरी और वर्धन का, ठीक है, दोनों का मर्ज हो जाएगा इस राज्य का। और यहीं पर फिर एक हर्षवर्धन की कहानी आगे पढ़ेंगे हम लोग, 606 से 647 में हर्षवर्धन के बारे में 8-10 पॉइंट देखेंगे हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब राजनीतिक इतिहास से जुड़ा हुआ है और हमने बहुत साफ साफ समझा है राजनीतिक इतिहास की समझ जरूरी है हमें, ठीक है, लिखने वगैरह में हेल्प करता है। डायरेक्ट राजनीतिक इतिहास से मेंस में कोई प्रश्न आपको ना तो पूछा गया है ना ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट मेंस में नहीं है, बट प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। इस टॉपिक से आसान सवाल आ जाएगा, यही बताना अनप्रेडिक्टेबल होता है। हो सकता है मौजूद में बहुत पढ़ के जाना, इतना टफ सवाल कोई आ जाए पकड़ में ना आए। टफ सवाल का मतलब इन्फॉर्मेशन, कुछ छिपा हुआ इन्फॉर्मेशन निकाल के पूछ ले, हो सकता है कोई सिंपल सा कोई सवाल पूछ ले, समझ में आई बात सभी को ना, सिंपल सा कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। इसलिए हर टॉपिक की महत्वपूर्ण बातें हमें जानकर जाना है एग्जाम में, तो हमारा औसत पूरा हो जाता है, ठीक। ये हो गई आपके राजनीतिक इतिहास की कहानी, सभी राजनीतिक इतिहास है ना। 550 के बाद आगे कुछ भी पता नहीं कौन कब कहां शासन, सूरज की बड़ी समस्या है, हर्षवर्धन की जानकारी मिलेगी। तो उसको 550 के बाद आगे हम गुप्तोत्तर काल कहते हैं इसको, अगले 200 साल के लिए उत्तर भारत में केवल हर्षवर्धन पढ़ना है हमें, और एक थोड़ी सी समझ बनानी है बस, यही गुप्तोत्तर काल हमारा, और कुछ है नहीं उसमें। दक्षिण भारत में थोड़ा वातापी के चालुक्य हैं और पल्लव हैं, दक्षिण भारत के इतिहास हम अलग से पढ़ेंगे। इस बार मेंस में पल्लवों पे सवाल भी आया था, प्रश्न भी आया था, उसके योगदान को लेकर इस बार 2024 का जो मेंस हुआ है, ठीक है, तो वो हम तब देखेंगे, बताएंगे आपको। हमने कहा समाज अर्थव्यवस्था में भी ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है गुप्त काल में, जो चला रहा है, ये भी हमें पढ़ना है थोड़ा बहुत प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोसाइटी से पहले जैसी ही है, इकोनॉमी में थोड़ा बहुत चेंजेस लेकिन होंगे, ठीक। लेकिन आप जरा गुप्त युगीन समाज के बारे में लिख लें आप। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत, दास प्रथा, छुआछूत, दास प्रथा इत्यादि का पहले की तरह प्रचलन, ठीक है, पहले की तरह जैसे हम पढ़ते आ चुके हैं वो सब यहाँ पे भी चल रहा है। 4 वर्ण हैं, कर्तव्यों की बात किताबों में है, ठीक, अलग अलग जातियां हैं ना। यहाँ लिखें आप, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे आप कि, ठीक है, शूद्र वर्ण, शूद्र वर्ण की स्थिति में परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। जैसे समकालीन साहित्य में इस वर्ण के द्वारा कृष्ण की पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है, कृष्ण की पूजा का उल्लेख, पहले इनको पूजा पाठ से भी अलग रखा गया था, बट गुप्त काल में देखा जाता है कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, और ये कहा जा रहा है कि रामायण महाभारत पुराण वगैरह भी सुन सकते हैं, ऐसा कहा गया है। रामचंद्र शर्मा कहते हैं इसका मतलब ये है, जैसे कौटिल्य ने क्या कहा था कि शूद्रों को भी खेती का अधिकार और व्यापार का अधिकार, यानी खेती में जुड़ गए हैं, क्योंकि अब आबादी बढ़ी है, खर्चे ज्यादा, तो खेती कर रहे हैं, यानी इनमें भी बहुत सारे धनी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। पूजा पाठ का अधिकार का मतलब जब इनके पास पैसा है, कुछ है, पूजा पाठ करेंगे, दान दक्षिणा ये भी देंगे। रामचंद्र शर्मा कहते हैं कि इस तरह के बदलाव का मतलब है कि इनकी आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर, तो ये सब अधिकार तो उस समय जो पुरोहित वही देने वाले, पूजा पाठ करने वाले वर्ग हैं, और यदि वो अधिकार दे रहे हैं इसका मतलब इनकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर, क्योंकि 7वीं सदी में जो वेन सांग आया है चीनी यात्री, वो साफ साफ कहता है कि शूद्र जो थे वो कृषक थे। वेन सांग क्या कहता है, शूद्र जो थे वो कृषक थे, खेती करने वाले। इकाई को खेती तो हो रही है ना, अर्थशास्त्र में तो कौटिल्य ने कहा था वार्ता का अधिकार है, मैंने लिखवाया था आपको। धीरे धीरे इनका परिवर्तन हुआ है, तो एक ये दिखाई पड़ रहा है कि इनकी सामाजिक हैसियत पहले से थोड़ी बेहतर धार्मिक मामलों में हो रही है। क्या कारण हो सकता है, तो रामचंद्र शर्मा कहते हैं कि भाई इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई होगी और दान दक्षिणा ये भी देते होंगे, हो सकता है लॉजिक के तौर पे, ठीक। अगला पॉइंट क्या, जातियों की संख्या में वृद्धि, इसको कहते हैं जातियों का प्रगुणन, ठीक है, जातियों की संख्या में वृद्धि इस काल में भी, जैसे कायस्थ का उल्लेख पहली बार मिल रहा है ना, ऐसे और भी कुछ उल्लेख मिल रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है जातियों की संख्या में वृद्धि का, तो एक कारण माना जाता है बाहर के लोगों को भारतीय समाज में समाहित कर लिया गया। दूसरा माना जाता है भूमि अनुदान खूब दिया जाने लगा धार्मिक कारणों से, उसे पुण्य का काम माना जा रहा है। भूमि दान देना ब्राह्मणों को पुण्य का काम माना जा रहा है। अक्सर दान में दूर दराज के क्षेत्र दिए जा रहे हैं, कोई जंगली इलाका है, कोई पिछड़ा इलाका है, तो वहां के लोगों को भी खेती का ज्ञान दिया जा रहा है, आपकी कैसे खेती करनी है आपको, तो उन सबको भी जाति के रूप में भारतीय समाज में समाहित, ठीक है। तो जातियों की संख्या बढ़ रही है, तो उसका कारण है बाहरी लोगों को आत्मसात किया जाना, दूर दराज के क्षेत्र को लोगों को आत्मसात किया जाना, ये सब रीजन माना जाता है जातियों की संख्या में वृद्धि का, ठीक है। कारण लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसके पहले वाले फेज में मैंने वो कारण लिखवा दिया था आपको, कुशाण काल में ही सेम कारण यहाँ पे भी किताब में मेंशन किया जा रहा है।
इसके बाद वाले काल में भी जातियों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट में लिखें आप, लिखें छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का अधिक प्रचलन था पायान नामक चीनी यात्री भी चांडालों के संदर्भ में इसका उल्लेख करते हैं। चांडालों के संदर्भ में इसका उल्लेख करते हैं। पायान नामक चीनी यात्री चांडालों के संदर्भ में इसका उल्लेख करते हैं। चीन से आया हुआ एक व्यक्ति भी बता रहा है भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग है जो गांव या शहर के बाहर रहता है, मांस का कारोबार करता है और लोग उसकी छाया से बचते हैं, लोग उसको देख के दूर हो जाते हैं। एक विदेशी यात्री जब कह रहा है तो ये बताया जाता है कि हो सकता है उस समय ये बहुत ज्यादा प्रचलित समाज में, ऐसा अनुमान। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, ठीक है, महिलाओं की दशा में गिरावट जारी रही। पहले वाली सारी कुरीतियां चली आ रही है ना, शिक्षा का अधिकार नहीं है, बाल विवाह है, ठीक है, विधवाओं की दयनीय दशा वो सब है। अभी क्या देखा जा रहा है इस समय कि अधिक से अधिक शादियां, मतलब बहु विवाह, पॉलीगामी के साक्ष्य मिल रहे हैं हमें। और जो सबसे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, पहली बार किसी अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, वो गुप्त काल का ही है। ठीक है, तो ये सब भी दूर तक माना जाता है कि इनकी हैसियत समाज में, और बट ये जो हैसियत कम होने की बात करते हैं ना, ये प्रायः उच्च वर्ण की महिलाओं की बात होती है। जो निचले स्तर, जो निम्न वर्ण की महिलाएं हैं, शूद्र वर्ण या वैश्य वर्ण, वो शूद्र वर्ण की महिला हमेशा कारोबार में हाथ बटाती हैं, खेती में, पशुपालन में, कुछ शिल्प में, क्योंकि वहां जितने हाथ है उतने ही रोजगार के ऑप्शन। तो ये जो, क्योंकि देखो किताब वगैरह कौन लिखता है उस दौर में, जो उच्च वर्ण के लोग लिखते हैं। आप जिस वर्ग के होगे उसके बारे में ज्यादा बात करोगे किताबों में। हमारे पास जानकारी का जरिया क्या, वही किताबें हैं। गरीबों के लिए लिखने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है, तो उनके बारे में बहुत पता हमें नहीं चल पाता है। पता उनके बारे में चलता है जिनके लिए लिखा जा रहा है, जिनके लिए बोला जा रहा है, सब समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ण के लोग हैं। ठीक है, ये व्यवहारिक है। आज भी देखेंगे आप कि जिनके पास पैसा, संपत्ति, संसाधन होता है, वहां प्रायः देखेंगे तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन आपको दिख जाएंगे। और सामान्य परिवार की महिलाएं, ग्रामीण समाज से आपका संबंध आप देखेंगे, आप खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, घर गृहस्थी में ज्यादा काम करती हैं, पशुपालन में हाथ बढ़ाती हैं, शिल्प में हाथ बढ़ाती हैं आज भी, और दो चार पैसे अर्न करती है और आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर होती हैं। उनका पति उन्हें बहुत धमका नहीं सकता है पैसे के मामले में, आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर होती हैं। ठीक है, हालांकि अब कोई समाज बेस काम नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी मास लेवल पे आप देखेंगे आप, क्योंकि अर्न कर रही है ना पैसा, वो निर्भर नहीं है। वो गुलामी का सबसे बड़ा रीजन है आर्थिक निर्भरता। ठीक है, अधीनता का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, और व्यावहारिक जीवन में भी देख सकते हैं इसको। आर्थिक रूप से यदि आत्मनिर्भर महिलाएं, तब तो अधीनता वाली कोई बात रही नहीं जाती है। ठीक है, आप घरों का एग्जाम्पल लेके देखिए अपने आसपास का, किताब तो बहुत दूर की बात है, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। हाँ, बाकी एक जैसे कार्यों का बंटवारा है कि भाई आमतौर पर सामान्यतः भारतीय समाज में क्या है, पुरुष काम करेंगे, पैसे अर्न करेंगे और महिलाएं घर गृहस्थी, ये होता आया है अब तक, अभी भी होता है, यही होता है, लेकिन अब इसके अपवाद है, बहुत सारे चीजें बदलने लगी हैं, बहुत ज्यादा है इसमें। तो आमतौर पर आप देखोगे तो इस तरह का पैटर्न भी आपको समाज में दिखेगा। तो महिलाओं की दशा में गिरावट के संकेत है। एक उदाहरण लिखने इसमें आप, एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसमें, 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में सती प्रथा की, एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ठीक, सती प्रथा की ये प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है। ये एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है आपसे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, कभी भी। तो ये हो गया समाज से संबंधित क्या बदलाव, बाकी खान पान, परिवार, शिक्षा, वो सब संस्कार वगैरह सब वैसे ही चले आ रहे हैं। और महिलाओं के बारे में दो बातें वैसे सुनने योग्य, लिखना नहीं आपको बताया। इस समय हिंदू समाज में भी अधिक से अधिक जो उच्च वर्ग के लोग हैं, पत्नी शादियों का प्रचलन चला है इस समय, पॉलीगामी का, बहुविवाह का। एक सेकंड बताइएगा। ठीक है, ठीक है, एक ये भी मिल रहा है। दूसरा, महिलाओं के बारे में ऐसा भी उल्लेख मिल रहा है इस समय के साहित्य में कि वो भी शूद्र वर्ण की तरह कृष्ण की पूजा कर सकती हैं, उनको भी पूजा पाठ अलग कर दिया गया था। रामायण, महाभारत, पुराण सुन सकती हैं, ये सब रामचंद्र शर्मा अपनी किताबों में इसका उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामाजिक प्राइम मकसद यहाँ है, प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे भी हमारा। क्योंकि समाज हमें क्या बताया, गुप्तकालीन समाज लिखना आपको, तो बुद्धयुगीन समाज को आप थोड़ा बदले रूप में लिख दीजिए, तो गुप्तयुगीन समाज आपका हर काल में हम केवल परिवर्तन को नोटिस कर रहे हैं, वरना गुप्तयुगीन समाज ही वहां आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखें आप अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि गुप्तों से पहले अर्थव्यवस्था का एक चरण दिखाई पड़ रहा है, गुप्तों में भी बना रहेगा और धीरे धीरे लेकर फेज में डिक्लाइन भी हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या, आप गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था को दो चरणों में बांटकर देख सकते हैं। गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था को दो चरणों में बांटकर देख सकते हैं। लेकिन आप प्रथम 100 वर्ष 100 ईयर्स है ना, में आर्थिक स्थिति लगभग पूर्ववर्ती काल जैसी ही थी, ठीक है, तो देखो चौथी सदी में तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता है, जब समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, बट 5वीं सदी में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट, उत्तरार्ध तक आते आते पतन भी होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे अब गुप्तों का शासनकाल भी देखोगे आप, लगभग तो करीब 250 वर्ष का शासनकाल तो है ही, 250 वर्ष से ज्यादा का, 275 से 550 ठीक ठाक हो जाता है शासनकाल, दोनों से ज्यादा है। तो चौथी सदी ठीक है, 5वीं सदी में फिर परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। इसमें लिखेंगे कि 5वीं सदी के उत्तरार्ध में
अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन एवं गिरावट के संकेत मिलते हैं। ठीक है, गिरावट के संकेत मिलते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया आपका कि आप लगभग मान लो कि एक तरह से 300 से लेकर 400 450 साल तक इतना स्पेसिफिक अध्ययन नहीं है कि समय ऐसा था तो ऐसा था। ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है जो इस तरह की बात की जाती है किताबों में। ठीक है, इसमें भी डिबेट है, कुछ लोग मानते हैं कि बहुत जबरदस्त था, बट प्रमाण से पता चलता है कि गिरावट आई है इसमें, है ना, बाद वाले फेज में। ऑब्वियसली अलग शासक हैं, छोटे छोटे राज्य तो गिरावट आई आई, और भी कुछ फैक्टर है इसमें। अगला पॉइंट इसमें आप देखिए, हालांकि हालांकि भूमिदान के कारण कृषि संबंधी ज्ञान का ठीक है ज्ञान का सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसार हुआ, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसार हुआ। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसार हुआ। माना जाता है कि जैसे कोई दूर दराज के इलाके में दान दे दिया गया, राज्य मदद दे दिया, भूमि आबाद कर देते हैं आपकी, तो जो व्यक्ति वहां गया, वहां का मालिक बन गया, भूमि दान दे दिया गया है एक बहुत बड़े भूभाग में, अपने साथ वो सब ज्ञान लेकर जाएगा खेती का, कब कौन सा फसल है, मिट्टी कैसी है, जो उसकी समझ है, सिंचाई कब करें ना करें। तो माना जाता है कि इसके बाद कृषि संबंधी ज्ञान का प्रसार होता गया है। जो मुख्य मुख्य इलाकों में खेती होती है, दूर दराज के इलाकों में भी खेती का वो ज्ञान समकालीन साहित्य से ऐसी जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट लिखें आप, ठीक है, परवर्ती चरण में बाद वाले चरण में शिल्पों में गिरावट के संकेत मिलते हैं। ठीक, इसमें रेशम का उदाहरण सभी किताबों में दिया जाता है। रेशम का एग्जांपल हुआ क्या था कि रोमन साम्राज्य वालों ने रेशम बनाने की कला सीख ली, तो उन्हें आयात करना बहुत कम, क्योंकि भारत से भी कम निर्यात होता था रेशम का, तो इससे जुड़े हुए जितने शिल्पी थे उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित, वो काम छोड़ करके दूसरा काम करने लग गए, वो काम छोड़ दे रहे हैं। अभिलेख में, साहित्य में इस तरह का उल्लेख परवर्ती चरण में शिल्पों की संख्या में गिरावट के संकेत मिलने लगते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। ठीक है, परवर्ती चरण में सुदूर व्यापार, ब्रैकेट में लिखेंगे आप रोम से व्यापार, ठीक है, परवर्ती चरण में सुदूर व्यापार एवं शहरों के पतन के भी संकेत मिलते हैं। ठीक, ये गुप्त काल में दोनों तरह का है, मतलब ऑलमोस्ट कुमार गुप्त तक सब चीजें ठीक चली हैं माना जाता है, उसके बाद चीजें बदलनी शुरू। पायान की यात्रा विवरण से, वेन्सान की यात्रा विवरण से बता शहरों में गिरावट के संकेत हमें दिख रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें, हालांकि गुप्त शासकों के द्वारा बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। ठीक है, सोने के सिक्के जारी किए गए। ब्रैकेट में लिखेंगे आप प्राचीन काल में सर्वाधिक सिक्के, ठीक है। तो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बेस्ट सिक्का किसका माना गया है? कुषाणों का। संख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक सिक्के गुप्तों ने, और पहली बार सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने। लेकिन सिक्के ऐसे करके अलग अलग दौर में सिक्कों के बारे में भी जानकारी होती है। सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के उन्होंने लिखे, साथ ही गुप्तों के सोने के सिक्के कलात्मक दृष्टिकोण से भी बेहतर माने जाते हैं। लिखें, इन सिक्कों पर शासकों की आकृति बनी हुई है। तथा इन पर लेख भी है। अगला पॉइंट लिखें, ये सिक्के अलग अलग विशेषताओं से युक्त हैं। ठीक है, लेकिन जैसे समुद्रगुप्त को सिक्कों से अश्वमेध यज्ञ, जैसे समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, कौमा वीणा वादक, धनुर्धर यानी बेहतर धनुष्बाण चलाने वाला, ठीक है, कौमा बाघों का शिकार करने वाला, व्याघ्र हनन, ठीक है, इत्यादि की जानकारी मिलती है। बाघों का शिकार करने वाला है ना, जैसे नाम दिया गया है इसमें, व्याघ्र हनन, धनुर्धर, अश्वमेध यज्ञ, है ना, ठीक है, ऐसे और भी अलग अलग पशुओं के बारे में जानकारी सब दी गई है इसमें। ठीक है, तो सब लोग के सिक्कों से जानकारी मिल रही है, और भी शासकों के सिक्कों से जानकारी मिल रही है। ठीक, देखिए इन सिक्कों पर देवी देवताओं की आकृति भी उत्कीर्ण है। हिंदू देवी देवताओं की आकृति भी उत्कीर्ण है। ठीक है, जैसे लक्ष्मी, विष्णु, मतलब इन सब देवियों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, आकृति भी बनी हुई है ना सिक्कों। तो बहुत खूबसूरत सिक्के माने गए हैं गुप्तों के सिक्के, और इसका खूब उपयोग किया जाता है उस काल के इतिहास को समझने में, लिखने में। और ये सब सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के के बारे में हर दौर में इतिहासकार कहते हैं या तो बड़े लेन देन में इसका उपयोग होगा, या राजा वगैरह बड़े दान दक्षिणा में इसका उपयोग करते होंगे। आम लेन देन में इन सिक्कों का बहुत प्रचलन नहीं होगा।
ठीक, तो ये सोने के सिक्कों की बात है। गुप्तों को काल सिक्कों के लिए भी जाना जाता है, सोने के सिक्कों के लिए जाना जाता है। ठीक, उसकी जो विशेषता है उसे हमने यहाँ पे नोट कराया। चांदी और तांबे के सिक्के भी मिल रहे हैं, बट तांबे के सिक्के बहुत कम मिल रहे हैं। तो क्या आम लेन देन में इन सिक्कों का प्रचलन घट रहा था? हो सकता है कम हो रहा हो। प्रायन उल्लेख करता है कि लोग लेन देन में कौड़ियों का उपयोग करते थे। कौड़ियां हो गई समुद्र में आप जो जीव जंतु वगैरह होते हैं, उनके जो पाल वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, उन सबको कौड़ियों के रूप में आम लेन देन में, भाई कितने कौड़ी है ना। वैसे आप समुद्र मंथन में कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के साथ कौड़ी भी निकल कर आया था समुद्र मंथन में। तो दीपावली में जब भी लक्ष्मी पूजा होती है तो लोग साथ में कौड़ी भी रखते हैं कहीं से लाकर के, आप देखेंगे इस समय तो बाजार में बिकना शुरू हो जाता है दीपावली के पहले भी, है ना। ऐसा उल्लेख किया जाता है, पौराणिक मान्यताएं, है ना। तो फाहियान एक विदेशी यात्री कह रहा है, यानी विदेशी यात्री तो उसको क्या पड़ी झूठ कहने की। एक तो चीन में कौड़ियां खूब प्रचलित थी उस समय, हो सकता है उसके दिमाग में, बट कहीं ना कहीं उसने लेन देन किया होगा ना, या अपने साथ लेकर चला होगा ठीक ठाक, रास्ते में कुछ खरीदना होगा तो कौड़ी देकर कुछ खरीद लेता होगा वो। ठीक है, तो ये बताता है कि आम लेन देन में मुद्रा अर्थव्यवस्था में गिरावट, ठीक है, तो ये शो करता है कि व्यापार उस में वाकई गिरावट हो रहा होगा। फाहियान तो चंद्रगुप्त के समय आया जब कह रहा कौड़ियों का उल्लेख हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा पहला 100 साल तो ठीक गया है, 400 साल के बाद आर्थिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं गिरावट के संकेत, परिवर्तन के संकेत मिलने लगते हैं। ठीक है, तो सिक्कों में ही अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें गुप्त शासकों के द्वारा चांदी के सिक्के भी जारी किए गए। ठीक है, चांदी के सिक्के भी जारी किए गए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि गुप्तों ने अपनी बेटी जो प्रभावती गुप्त थी उसकी मदद से गुजरात में शासन करने वाले शकों को पराजित किया। शकों ने चांदी के सिक्के बहुत जारी किए थे, तो गुप्तों ने दोबारा उसको री इशू किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाता है, ये उसके दौर का वाकया, चांदी के सिक्के भी जारी किए। इसमें लिखें, ठीक है, आम लेन देन में प्रचलित तांबे या अन्य सिक्कों के कम साक्ष्य मिलते हैं। अन्य सिक्कों के कम साक्ष्य मिलते हैं। फाहियान लिखेंगे, फाहियान कौड़ियों के प्रचलन का उल्लेख करता है, कौड़ियों के प्रचलन का उल्लेख करता है। इसे भी आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के संकेत के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, गिरावट के संकेत के तौर पर देखा जाता है। तो सोसाइटी, इकोनॉमी मुख्यतः तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर बताया, लेकिन एक समझ बनती रहती है कि अब गिरावट का ट्रेंड है, यही ट्रेंड आगे भी चलेगा 1000 ईस्वी तक। एक समय ऐसा आ जाएगा कि क्लोज इकोनॉमी की बात होगी, सामंतवादी व्यवस्था की बात होगी, जो आगे बढ़ने वाले हैं ना, सेम ट्रेंड पे आगे चीजें डिक्लाइन की तरफ चली जाएंगी। ठीक, तो राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था। अब बात होगी गुप्तों की संस्कृति के बारे में। गुप्त युगीन संस्कृति। संस्कृति में हम पहली बात कर चुके हैं, हम लोग क्या क्या बात करेंगे संस्कृति में। ऑब्वियस है, एक स्थापत्य पे चर्चा होगी, ठीक है, साहित्य पहले हम लेंगे, फिर स्थापत्य लेंगे, फिर चित्रकला की बात कर लेंगे, मूर्ति